पिछोलिए क्यों मिला? वंदना को धोखा। सोमवार की सुबह सीमा ऑफिस पहुंची तो अपनी सीट की तरफ जाने के बजाय वंदना की मेज के सामने जा खड़ी हुई। उसके चेहरे पर तनाव, चिंता और गुस्से के भाव अंकित थे। अपना सिर झुकाकर मेज की दराज में से कुछ ढूंढ रही वंदना से उसने उत्तेजित लहजे में कहा, वंदना, वह तुझे बेवकूफ बना रहा है। वंदना ने झटके से सिर उठाकर हैरान नजरों से सीमा की तरफ देखा। उसके कहे का मतलब समझने में जब वह असमर्थ रही तो उसकी आंखों में उलझन के भाव गहराते चले गए। कमरे में उपस्थित बड़े बाबू ओम प्रकाश और सीनियर क्लर्क महेश की दिलचस्पी का केंद्र भी अब सीमा ही थी। कौन मुझे बेवकूफ बना रहा है? सीमा दीदी। वंदना के होंठों पर छोटी, असहज, अस्वाभाविक मुस्कान उभरकर लगभग फौरन ही लुप्त हो गई। समीर तुझे बेवकूफ बना रहा है, प्यार में धोखा दे रहा है वह चालाक इंसान। आपकी बात मेरी समझ में कतई नहीं आ रही है सीमा दीदी। मारे घबराहट के वंदना का चेहरा कुछ पीला पड़ गया। मर्द जात पर आंखें मूंद कर विश्वास करना हम स्त्रियों की बहुत बड़ी नासमझी है। मैं धोखा खा चुकी हूं, इसीलिए तुझे आगाह कर भावी बर्बादी से बचाना चाहती हूं सीमा दीदी। आप जो कहना चाहती हैं साफ साफ कहिए ना तो सुन। मेरे मामा जी के पड़ोसी हैं राजेश जी। कल रविवार को समीर उन्हीं की बेटी रजनी को देखने के लिए अपनी माताजी और बहन के साथ पहुंचा हुआ था। रजनी की मां तो पूरे विश्वास के साथ सबसे यही कह रही है कि समीर ही उनका दामाद बनेगा। सीमा की बात का सुनने वालों पर ऐसा प्रभाव पड़ा था मानो कमरे में बम विस्फोट हुआ हो। ओम प्रकाश और महेश अब तक सीमा के दाएं बाएं आकर खड़े हो गए थे। दोनों की आंखों में हैरानी, अविश्वास और क्रोध के मिश्रित भाव झलक रहे थे। मैं आपकी बात का विश्वास नहीं करती। जरूर आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। मेरा समीर मुझे कभी धोखा नहीं दे सकता। अत्यधिक भावुक होने के कारण वंदना का गला रुंध गया। मेरी मां कल मेरे मामा जी के यहां गई थी। उन्होंने अपनी आंखों से समीर को राजेश जी के यहां देखा था। समीर को पहचानने में वे कोई भूल इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि उसे उन्होंने दसियों बार देख रखा है। सीमा का ऐसा जवाब सुनकर वंदना का चेहरा पूरी तरह मुरझा गया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। किसी को आगे कुछ भी टिप्पणी करने का मौका इसलिए नहीं मिला क्योंकि तभी समीर ने कमरे के भीतर प्रवेश किया। नमस्ते। समीर की आवाज सुनते ही वंदना घूमी और उसकी नजरों से छिपाकर उसने अपने आंसू पोंछ डाले। उसके नमस्ते के जवाब में किसी के मुंह से कुछ नहीं निकला। इस बात से बेखबर समीर बड़े बाबू ओम प्रकाश के पास पहुंचकर मुस्कुराता हुआ बोला, बड़े बाबू, ये संभालिए मेरा आज की छुट्टी का प्रार्थना पत्र। इसे बड़े साहब से मंजूर करा लेना। अचानक छुट्टी कैसे ले रहे हो? उसके हाथ से प्रार्थना पत्र लेकर ओम प्रकाश ने कुछ रूखे लहजे में पूछा। कुछ जरूरी व्यक्तिगत काम है बड़े बाबू, कहीं तुम्हारी सगाई तो नहीं हो रही है? सीमा कड़वे चुभते स्वर में बोली, ऐसा कोई समारोह हो तो हमें बुलाने से, विशेषकर वंदना को बुलाने से घबराना मत। ये बेचारी तो ऐसे ही किसी समारोह में शामिल होने को तुम्हारे साथ पिछले 1 साल से प्रेम संबंध बनाए हुए है। ये क्या ऊट पटांग बोल रही हो तुम? सीमा। समीर के स्वर की घबराहट किसी से छिपी नहीं रही। मैंने क्या ऊट पटांग कहा है? कल राजेश जी की बेटी को देखने गए थे तुम। अगर लड़की पसंद आ गई होगी तो अब आगे रोकना या सगाई की रस्म ही तो होगी ना? को गुस्से से घूरते हुए समीर नाराज स्वर में बोला। समीर, तुम मेरे सवाल का जवाब दो। क्या तुम कल लड़की देखने गए थे? वंदना ने रुआंसे स्वर में पूछा। अगर तुमने झूठ बोलने की कोशिश की तो मैं इसी वक्त तुम्हें व वंदना को राजेश जी के घर ले जाने को तैयार खड़ी हूं। सीमा ने समीर को चेतावनी दी। सीमा के कहे पर कुछ ध्यान दिए बगैर समीर नाराज ऊंचे स्वर में वंदना से बोला, अरे चला गया था तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ा है? माम पिताजी ने जोर डाला तो जाना पड़ा मुझे, मैं कौन सा वहां शादी को हां कराया हूं। बस इतना ही विश्वास है तुम्हें मुझ पर। खुद भी खामखा आंखें सुझाकर तमाशा बन रही हो और मुझे भी लोगों से आलतू फालतू की बकवास सुनवा रही हो। समीर की क्रोधित नजरों से प्रभावित हुए बगैर सीमा व्यज्ञ भरे स्वर में बोली, इश्क वंदना से कर रहे हो और सुनते हो माता पिता की। कल को जनाब माता पिता के दबाव में आकर शादी भी कर बैठे
तो इस बेचारी की तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी या नहीं समीर? तुम गए ही क्यों लड़की देखने और मुझे बताया क्यों नहीं इस बारे में कुछ? वंदना की आंखों से फिर आंसू छलक उठे। मुझे खुद ही कहां मालूम था कि ऐसा कुछ कार्यक्रम बनेगा। कल अचानक ही माम पिताजी जिद करके मुझे जबरदस्ती उस लड़की को दिखाने ले गए। झूठा, धोखेबाज। सीमा बड़बड़ाई और फिर पैर पटकती अपनी सीट की तरफ बढ़ गई। सीमा की बातों पर ध्यान न देना वंदना। तुम्हारी और मेरी ही शादी होगी। जल्दी ही मैं उचित माहौल बनाकर तुम्हें अपने घर वालों से मिलाने ले चलूंगा। अभी जल्दी में हूं क्योंकि बाहर माम पिताजी टैक्सी में बैठे इंतजार कर रहे हैं मेरा। कल मिलते हैं। बाय। किसी और से बिना एक भी शब्द बोले समीर तेज चाल से चलता हुआ कक्ष से बाहर निकल गया। उसके यूं चले जाने से सबको ही ऐसा एहसास हुआ मानो वह वहां से उन सब से पीछा छुड़ाकर भागा है। ओम प्रकाश और महेश रोती सुबकती वंदना को चुप कराने के प्रयास में जुट गए। सीमा क्रोधित अंदाज में समीर को भला बुरा कहती लगातार बड़बड़ाई जा रही थी। सीमा के अत्यधिक गुस्से की जड़ में उसके अपने अतीत का अनुभव था। विनोद नाम के एक युवक से उसका प्रेम संबंध 3 वर्षों तक चला था। कभी उसका साथ न छोड़ने का दम भरने वाला उसका वह प्रेमी अचानक हवाई जहाज में बैठकर विदेश रवाना हो गया था। उस धोखेबाज, लालची व अत्यधिक महत्वाकांक्षी इंसान को विदेश भेजने का खर्चा उसके भावी ससुर ने उठाया था। यह दुखद घटना सीमा की जिंदगी में 2 वर्ष पूर्व घटी थी। वह अब 28 वर्ष की हो चली थी। विनोद की बेवफाई ने उसके दिल को गहरा आघात पहुंचाया था। अपने सभी हितैषियों के लाख समझाने के बावजूद उसने कभी शादी न करने का फैसला अब तक नहीं बदला था। समीर की राजेश जी की लड़की देखने जाने वाली हरकत ने उसके अपने दिल का घाव हरा कर दिया था। वंदना को वह अपनी छोटी बहन मानती थी। अपनी तरह उसे भी धोखे का शिकार होते देख उसे समीर पर बहुत गुस्सा आ रहा था। कुछ देर बाद वंदना के आंसू थम गए। फिर उदास खामोशी ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया था। भोजनावकाश तक इस उदासी की जगह क्रोध व कड़वाहट ने ले ली थी। यह देखकर उसके तीनों सहयोगियों को काफी आश्चर्य हुआ। मैं समीर के सामने रोने गिड़गिड़ाने वाली नहीं, वंदना ने तीखे स्वर में सबसे कहा। वह मुझसे कटना चाहता है तो शौक से कटे। ऐसे धोखेबाज के गले में जबरदस्ती पड़ भी गई तो कभी सुखी नहीं रह पाऊंगी। वह समझता क्या है खुद को? वंदना के बदले मूड के कारण उसे समझाने बुझाने के बजाय उसके तीनों सहयोगियों ने समीर को पीठ पीछे खरी खोटी सुनाने का कार्य ज्यादा उत्साह से किया। भोजनावकाश की समाप्ति से कुछ पहले वंदना ने सीमा को अकेले में ले जाकर उससे प्रार्थना की। सीमा दीदी, मेरा एक काम करा दो। मुंह से कौन सा काम कराना चाहती है तू? सीमा ने उत्सुक स्वर में पूछा। दीदी, मैं कुछ दिनों के लिए इस कमरे में नहीं बैठना चाहती। तो कहां बैठेगी तू? बड़े साहब दिनेश जी की पीए छुट्टी पर गई हुई है ना? आप दिनेश साहब से कहकर कुछ दिनों के लिए वहां पर मेरी बदली करा दो। मैं कुछ दिनों तक समीर की पहुंच व नजरों से दूर रहना चाहती हूं। ऐसा करने से क्या होगा? सीमा ने उलझन भरे स्वर में पूछा। दीदी, समीर के सदा आगे पीछे घूमते रहकर मैंने उसे जरूरत से ज्यादा सिर पर चढ़ा लिया है। वह मुझे प्यार करता है, यह मैं बखूबी जानती हूं, पर उसके सामने मेरे सदा बिछ बिछ जाने के कारण उसकी नजरों में मेरी कद्र कम हो गई है। तो तेरा यह विचार है कि अगर तू कुछ दिन उसकी नजरों व पहुंच से दूर रहेगी तो समीर का तेरे प्रति आकर्षण बढ़ जाएगा? यकीनन ऐसा ही होगा सीमा दीदी। हमारे कमरे में शादीशुदा बड़े बाबू और महेश जी के अलावा समीर की टक्कर का एक अविवाहित नवयुवक और होता तो मैं उससे फ्लर्ट करना भी शुरू कर देती। ईर्ष्या का मारा समीर तब मेरी कद्र और ज्यादा जल्दी समझता। कुछ पल सीमा खामोश रह वंदना के कहे पर सोच विचार करने के बाद गंभीर लहजे में बोली। मैं तेरे कहे से काफी हद तक सहमत हूं वंदना। मैं तेरी सहायता करना चाहूंगी, पर सवाल यह है कि दिनेश साहब मेरे कहने भर से तुझे अपनी पीए भला क्यों बनाएंगे? दीदी, यह काम तो आपको करना ही पड़ेगा। आप उनको विश्वास में लेकर मेरी सोच और परिस्थितियों से अवगत करा सकती है। मैं समीर से बहुत प्यार करती हूं सीमा दीदी। उसे खोना नहीं चाहती मैं। उससे दूर होने का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगा मेरा दिल। वंदना अचानक भावुक हो उठी थी। ठीक है,
मैं जाकर दिनेश जी से बात करती हूं, कहकर सीमा ने वंदना की पीठ थपथपाई और फिर दिनेश साहब के कक्ष की तरफ बढ़ गई। वंदना की समस्या के बारे में पूरे 10 मिनट तक दिनेश साहब सीमा की बातें बड़े ध्यान से सुनने के बाद गंभीर स्वर में बोले, अगर समीर के मन में खोट आ गया है तो यह बहुत बुरी बात है। वंदना बड़ी अच्छी लड़की है, मैं उसकी हर संभव सहायता करने को तैयार हूं। तुम बताओ कि मुझे क्या करना होगा। वंदना कुछ दिन उनकी पीए का कार्यभार संभाले, इस बाबत उनको राजी करने में सीमा को कोई दिक्कत नहीं आई। वंदना की बदली के आदेश मैं अभी निकलवा देता हूं। सीमा, और क्या चाहती हो तुम मुझसे? समीर, मुझे कुछ दिनों के लिए बिल्कुल मत छेड़ो। तुम्हारी लड़की देखने जाने की हरकत के बाद मैं तुम्हारे व अपने प्रेम संबंध के बारे में बिल्कुल नए सिरे से सोचने को मजबूर हो गई हूं। मैं जब भी किसी फैसले पर पहुंच जाऊंगी तब तुमसे खुद संपर्क कर लूंगी। वंदना की यह बात सुनकर समीर नाराज हालत में पैर पटकता उसके केबिन से निकल आया था। सीमा से वह वैसे ही नहीं बोल रहा था। महेश और ओम प्रकाश भी उससे खींचे खींचे से बातें करते। उसने इन दोनों को समझाया भी था कि वह वंदना को प्यार में धोखा देने नहीं जा रहा, पर इनके शुष्क व्यवहार में कोई अंतर नहीं आया था। ऑफिस में वह सबसे अलग थलग तना हुआ सा बना रहता। काम के 7 से 8 घंटे ऑफिस में काटना उसे भारी लगने लगे थे। चिढ़कर उसने सभी से बात करना बंद कर दिया था। अगले सप्ताह उसकी चिंता में और बढ़ोतरी हो गई। सोमवार की शाम वंदना दिनेश जी के साथ उनके स्कूटर की पिछली सीट पर बैठकर ऑफिस से गई है। यह उसने अपनी आंखों से देखा था। सीमा, यह वंदना दिनेश साहब के साथ कहां गई है? बगल से गुजर रही सीमा से समीर ने विचलित स्वर में प्रश्न किया। मुझे नहीं मालूम समीर, वैसे तुमने यह सवाल क्यों किया? सीमा के होठों पर व्यंग्य भरी मुस्कान उभरी। यूं ही कहकर समीर माथे पर बल डाले आगे बढ़ गया। सीमा मन ही मन मुस्कुरा उठी। वंदना के सिर में दर्द था। भोजनावकाश में यह उसके मुंह से सुनकर वह सीधी दिनेश साहब के कक्ष में घुस गई। सर, आज शाम वंदना को आप अपने स्कूटर से उसके घर छोड़ देना, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। उनसे ऐसा कहते हुए सीमा की आंखों में उभरी चमक उनकी नजरों से छिपी नहीं रही। सीमा, तुम्हारी आंखें बता रही हैं कि तुम्हारे इस इरादे के पीछे कुछ छिपा मकसद भी है। उन्होंने मुस्कुराकर टिप्पणी की। आपका अंदाजा बिल्कुल ठीक है सर। आपके ऐसा करने से समीर ईर्ष्या महसूस करेगा और फिर उसे सही राह पर जल्दी लाया जा सकेगा। यानी कि तुम चाहती हो कि समीर वंदना और मेरे बीच के संबंध को लेकर गलतफहमी का शिकार हो जाए? दिनेश साहब फौरन हैरान परेशान नजर आने लगे। सर, घबराइए मत। आपको ऐसा दर्शाने का सिर्फ अभिनय करना है। वंदना के साथ कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको। बस समीर को दूर से देखने पर ऐसा प्रतीत होना चाहिए जैसे वंदना और आप दिन प्रतिदिन एक दूसरे के ज्यादा नजदीक आते जा रहे हो। उसके दिल में ईर्ष्याग्नि भड़काने की जिम्मेदारी मेरी होगी। कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। कुछ नहीं होगा सर। मैंने इस योजना पर खूब सोच विचार कर लिया है। वंदना और समीर की जोड़ी को सलामत रखने को तुम बिचौलिए की भूमिका बखूबी निभा रही हो। सीमा, बिचौलिए के इस कार्य में आप मेरे बराबर के साथी हैं, ये मत भूलिए सर। सीमा की इस बात पर उन दोनों का सम्मिलित ठहाका कक्ष में गूंज उठा। चाय पियोगी ना? एकाएक उन्होंने पूछा तो सीमा से हां या ना कुछ भी कहते नहीं बना। दिनेश साहब के कक्ष में उसने पहले कभी चाय इसलिए नहीं पी थी क्योंकि कभी उन्होंने ऐसा प्रस्ताव उसके सामने रखा ही नहीं। उसके मौन को स्वीकृति समझ उन्होंने चपरासी को बुलाकर 2 कप चाय लाने को कहा। सीमा और वे फिर काफी देर तक एक दूसरे की व्यक्तिगत घरेलू जिंदगी के बारे में वार्तालाप करते रहे। इस पूरे सप्ताह समीर ने वंदना के साथ खुलकर बातें करने के कई प्रयास किए, पर हर बार वह असफल रहा। वंदना उससे कुछ कहने सुनने को तैयार नहीं थी। समीर की बेचैन नजरें बार बार वंदना के कक्ष की तरफ उठती देखकर सीमा मन ही मन मुस्कुरा उठती थी। दिनेश साहब की पीठ को गुस्से भरे अंदाज में समीर को घूरता देखकर तो उसका दिल खिलखिलाकर हंसने को करता था। अपनी योजना को आगे बढ़ाने के इरादे से उसने दूसरे शनिवार को मिलने वाली आधे दिन की छुट्टी का फायदा उठाने का कार्यक्रम बनाया। वंदना, कल शनिवार है और तुझे दिनेश साहब के साथ फिल्म देखने जाना है।
मैं आज शाम 2 टिकट लेती जाऊंगी। सीमा का यह प्रस्ताव सुनकर वंदना घबरा उठी है। मुझसे नहीं होगा दीदी, वंदना ने परेशान लहजे में कहा। देख, समीर से तेरे दूर रहने के कारण वह अब पूरा दिन तेरे बारे में ही सोचता रहता है। दिनेश साहब और तेरे बीच कुछ चक्कर चल रहा है। इस वहम ने उसे परेशान कर रखा है। अब अगर तू दिनेश साहब के साथ फिल्म देखने चली जाती है तो वह बिल्कुल ही बौखला उठेगा। तू ऐसे ही मेरे कहने पर चलती रही तो वह बहुत जल्दी ही तेरे सामने शादी का प्रस्ताव रखने को मजबूर हो जाएगा। सीमा ने उसे समझाया। कुछ देर सोच में डूबी रहकर वंदना ने कहा, दीदी, आपकी बात में दम है, पर मैं अकेली उनके साथ फिल्म देखने नहीं जाऊंगी। मुझे शर्म आएगी। हां, एक बात जरूर हो सकती है। कौन सी बात? आप भी हमारे साथ चलना। आपकी उपस्थिति से मैं सहज रहूंगी और समीर को जलाने की हमारी योजना भी कामयाब रहेगी। सीमा ने कुछ सोच विचार कर इस प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी। दिनेश साहब की रजामंदी हासिल करना उसके लिए कोई कठिन नहीं था। वे तीनों फिल्म देखने जा रहे हैं, यह जानकारी सीमा द्वारा समीर को तब मिली जब उसने बड़े बाबू को ऊंचे स्वर में यह बात शनिवार की सुबह बताई। समीर के चेहरे का पहले गुस्से से तमतमाना और फिर उसके चेहरे पर उड़ती नजर आती हवाइयां, ये दोनों बातें ही सीमा की नजरों से छिपी नहीं रही थी। उन तीनों का इकट्ठा फिल्म देखने का कार्यक्रम सफल नहीं हुआ, पर यह बात समीर नहीं जान सका था। वह तो आंखों से भाले बरछियां बरसाता उन्हें तब तक कुछ दूरी पर खड़ा घूरता रहा था जब तक सीमा और वंदना को लेकर तिपहिया स्कूटर व दिनेश साहब का स्कूटर ऑफिस के कंपाउंड से चल नहीं पड़े थे। हाल में प्रवेश करने से कुछ ही मिनट पूर्व वंदना का छोटा भाई दीपक उसे बुलाकर घर ले गया था। वंदना की मां की तबीयत अचानक खराब हो जाने के कारण उसका बुलावा आया था। फिल्म सीमा और दिनेश साहब को ही देखने को मिली। सीमा झिझकते हुए अंदर घुसी थी उनके साथ। उनके शालीन व सभ्य व्यवहार के कारण वह जल्दी ही सामान्य हो गई थी। लोग उन्हें यूं साथ साथ देखकर क्या कहेंगे व क्या सोचेंगे, इस बात की चिंता करना भी उसे तब मूर्खतापूर्ण कार्य लगा था। फिल्म की समाप्ति के बाद दोनों एक रेस्तरां में कॉफी पीने भी गए। वार्तालाप वंदना और समीर के आपसी संबंधों के विश्लेषण से जुड़ा रहा था। दोनों ही इस बात से काफी उत्साहित व उत्तेजित नजर आते थे कि समीर अब वंदना का प्यार व विश्वास फिर से हासिल करने को काफी बेचैन नजर आने लगा था। मैं समझती हूं कि अगले सप्ताह के अंत तक समीर और वंदना के केस में सफलता मिल जाएगी, सीमा ने विश्वास भरे स्वर में आशा व्यक्त की। तुम्हारा मतलब है समीर वंदना के साथ शादी का प्रस्ताव रख देगा? हां, तब तो हम बिचौलियों का काम भी समाप्त हो जाएगा। वह तो हो ही जाएगा, पर इसका मुझे कुछ अफसोस रहेगा। मजा आ रहा था मुझे तुम्हारे निर्देशन में काम करने में सीमा। तुम्हारा दिल सोने का बना है, प्रशंसा के लायक। मैं नहीं, आप हैं। आपके सहयोग के बिना कुछ भी होना संभव नहीं होता सर। मेरी एक बात मानोगी सीमा? सीमा ने प्रश्नसूचक निगाहों से उनकी तरफ देखा। ऑफिस के बाहर मुझे सर मत कहा करो, मेरा नाम ले सकती हो तुम। सीमा से कोई जवाब देते नहीं बना। अचानक उसकी दिल की धड़कनें तेज हो गई। तुम मुझे ऑफिस के बाहर दिनेश बुलाओगी तो मुझे अच्छा लगेगा। यह कहते हुए उनका गला सूख गया। मैं कोशिश करूंगी सर, कहकर सीमा हंस पड़ी तो उनके बीच का माहौल फिर सहज हो गया था। रेस्तरां से निकलकर वे कुछ देर बाजार में घूमे, फिर उनके स्कूटर पर बैठकर सीमा घर लौटी। आप अंदर आइए ना। उसके इस निमंत्रण पर दिनेश साहब का सिर इनकार में हिला। मैं फिर कभी आऊंगा सीमा, और जब आऊंगा खाना खाकर जाऊंगा अवश्य। नहीं, दिनेश। सीमा मुस्कुराई। मेरी आज की शाम बहुत अच्छी गुजरी है, इसके लिए धन्यवाद दिनेश। अच्छा, शुभरात्रि। सीमा जिस अंदाज में लजाकर तेज चाल से अपने घर के मुख्य द्वार की तरफ गई, उसने दिनेश साहब के बदन में झंझनाहट पैदा कर दी। दरवाजे पर पहुंच सीमा मुड़ी और एक हाथ हिलाने के बाद मुस्कुराती हुई घर में प्रवेश कर गई। दिनेश साहब स्कूटर पर अपने घर की तरफ जाते ताजा देखी। फिल्म का एक रोमांटिक गीत सारे रास्ते गुनगुनाते रहे। समीर और वंदना के मध्य बिचौलियों की भूमिका निभाते हुए दोनों खुद भी प्रेम की डोरी में बंध गए थे। यह बात दोनों की समझ में आ गई थी। सीमा के अनुमान के मुताबिक
वंदना और समीर के बीच खेले जा रहे नाटक का अंत हुआ जरूर, पर उस अंदाज में नहीं जैसा सीमा ने सोच रखा था। वंदना को दिनेश जी के पीछे स्कूटर पर बैठकर लौटते देख समीर किलसता है। इसकी जानकारी उसके तीनों सहयोगियों को थी। वे पूरा दिन समीर के मुंह से उनके खिलाफ निकलते अपशब्द भी सुनते रहते थे। सीमा को नहीं, पर ओम प्रकाश और महेश को समीर से कुछ सहानुभूति भी हो गई थी। उन्हें भी अब लगता था कि वंदना और दिनेश साहब के बीच कुछ अलग तरह की खिचड़ी पक रही थी। वे उसकी बातों पर कुछ ज्यादा ध्यान देते थे। गुरुवार को भोजनावकाश में दिनेश जी और वंदना साथ साथ सीमा के पास किसी कार्यवश आए तो समीर अचानक खुद पर से नियंत्रण खो बैठा। सर, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। अपना खाना छोड़कर समीर उन तीनों के पास पहुंच तनकर खड़ा हो गया। कहो, क्या कहना चाहते हो? उन्होंने गंभीर लहजे में पूछा। ओम प्रकाश और महेश उत्सुक दर्शक की भांति समीर की तरफ देखने लगे। सीमा के चेहरे पर तनाव झलक उठा। वंदना कुछ घबराई सी नजर आ रही थी। सर, आप जो कर रहे हैं वह आपको शोभा नहीं देता, समीर चुपते स्वर में बोला। क्या मतलब है तुम्हारी इस बात का? वे गुस्सा हो उठे। वंदना और आपकी कोई जोड़ी नहीं बनती। आपको उसे फंसाने की गंदी कोशिशें छोड़नी होंगी। यह क्या बकवास सर? 1 मिनट आप शांत रहिए और मुझे समीर से बात करने दीजिए। दिनेश साहब से विनती करने के बाद सीमा समीर की तरफ घूमकर तीखे लहजे में बोली। तुम्हें वंदना के मामले में बोलने का कोई अधिकार नहीं समीर। वह अपना भला बुरा खुद पहचानने की समझ रखती है। मुझे पूरा अधिकार है वंदना के हित को ध्यान में रखकर बोलने का। तुम लाख वंदना को भड़का लो, पर हमें अलग नहीं कर पाओगी। मैडम सीमा अलग। मैं नहीं करूंगी तुम दोनों को मिस्टर। तुम ही उसे धोखा दोगे। इस बात को लेकर वंदना के दिमाग में कोई शक नहीं रहा है। सीमा भड़क कर बोली। यह झूठ है। तुम ही राजेश जी की बेटी को देखने गए थे। फिर तुम्हारी बात पर कौन विश्वास करेगा? सीमा ने मुंह बिगाड़कर पूछा। वह मेरी गलती थी। समीर वंदना की तरफ घूमा। मुझे अपने माता पिता के दबाव में नहीं आना चाहिए था वंदना, पर उस बात को भूल जाओ। यह सीमा तुम्हें गलत सलाह दे रही है। दिनेश साहब के साथ तुम्हारा कोई मेल नहीं बैठता तो किसके साथ बैठता है? वंदना को कुछ कहने का अवसर दिए बिना सीमा ने तेज स्वर में पूछा। मेरे साथ। मैं वंदना से प्यार करता हूं। समीर ने अपने दिल पर हाथ रखा। तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता। समीर, मैं वंदना से शादी करूंगा। तुम ऐसा करोगे? क्या प्रमाण है? इस बात का प्रमाण यह है कि मेरे माता पिता हमारी शादी को राजी हो गए हैं। उन्हें मैंने राजी कर लिया है। पर मुझे लगता है कि मैं वंदना का प्यार खो बैठा हूं। समीर एकाएक उदास हो गया। कब तक कर लोगे तुम वंदना से शादी? सीमा ने उसके आखिरी वाक्य को नजरअंदाज कर सख्त लहजे में पूछा। इस महीने की 25 तारीख को, यानी 10 दिन बाद। सीमा ने चौंक कर पूछा। हां सीमा? वंदना और दिनेश साहब फिर इकट्ठे एकाएक मुस्कुराने लगे। समीर आश्चर्य भरी निगाहों से उन्हें देखने लगा। समीर, वंदना और मेरे संबंध पर शक मत करो। दिनेश साहब ने कदम बढ़ाकर दोस्ताना अंदाज में समीर के कंधे पर हाथ रखा। वंदना सिर्फ मेरी है। मेरे दिल का यह विश्वास तुम्हारी पिछले दिनों की हरकतों से डगमगाया है। वंदना, समीर आहत स्वर में बोला। वे सब बातें मेरे निर्देशन में हुई थीं। समीर, सीमा मुस्कुराते हुए बोली। वह सब एक सोची समझी योजना थी। सर और मेरी मिलीभगत थी इस मामले में। वह सब नाटक था। मैं कैसे विश्वास कर लूं तुम्हारी बातों का? सीमा। समीर अब भी परेशान व चिंतित नजर आ रहा था। मैं कह रही हूं ना कि वंदना और दिनेश साहब के बीच कोई चक्कर नहीं है। सीमा खींच भरे स्वर में बोली। समीर फिर भी उदास खड़ा रहा। वातावरण फिर तनाव से भर उठा। भाई, तुम्हारा विश्वास जीतने का अब एक ही तरीका मुझे समझ में आता है। दिनेश साहब कुछ झिझकते हुए बोले। मैं प्रेम करता हूं, पर वंदना से नहीं। कल शाम ही सीमा और मैंने जीवन साथी बनने का निर्णय लिया है। सच। सीमा। दीदी वंदना के इस प्रश्न के जवाब में सीमा का गोरा चेहरा शर्म से गुलाबी हो उठा। हुर्रे एकाएक समीर जोर से चिल्ला उठा तो सब उसकी तरफ आश्चर्य से देखने लगे। बहुत खुश हो ना वंदना को पाकर तुम? समीर। दिनेश साहब हंसकर बोले। तुम्हें सीमा का दिल से धन्यवाद करना चाहिए। वह एक समझदार बिचौलिया न बनती तो वंदना और तुम्हारी शादी की तारीख
इतनी जल्दी निश्चित न हो पाती। शादी हमारी तो बहुत पहले से निश्चित है सर। मुझे ही नहीं है, हम सबको इस वक्त जो बेहद खुशी का अनुभव हो रहा है वह इस बात का कि सीमा और आपने जीवन साथी बनने का निर्णय ले लिया है। कहते हुए समीर अपनी मेज के पास पहुंचा और दराज में से एक कार्ड निकालकर उसने उनको पकड़ाया। कार्ड वंदना और समीर की शादी का था, जो वाकई 25 तारीख को होने जा रही थी। कार्ड पढ़कर सीमा और दिनेश साहब के मुंह हैरानी से खुले रह गए। वंदना मुस्कुराती हुई समीर के पास आकर खड़ी हो गई। समीर उसका हाथ अपने हाथ में लेकर प्रसन्न स्वर में बोला, सर, वंदना और मेरी अनबन नकली थी। सीमा और आपके जीवन के एकाकीपन को समाप्त करने को पिछले कई दिनों से हम सब ने एक शानदार नाटक खेला है। हमारी योजना में बड़े बाबू, महेश जी, वंदना और मैं ही नहीं, मेरे माता पिता, सीमा की मां, मामा जी और मामा जी के पड़ोसी राजेश जी तक शामिल थे। मेरे लड़की देखने जाने की झूठी खबर से हमारी योजना का आरंभ हुआ था। वंदना और मैं नहीं, सीमा और आप हमारे इशारों पर चल रहे थे। अब कहिए, बढ़िया, बिचौलिए हम रहे या आप? धन्यवाद तुम सबका। दिनेश जी ने लजाती सीमा का हाथ थामा तो सभी ने तालियां बजाकर उन्हें सुखी भविष्य के लिए अपनी अपनी शुभकामनाएं देना आरंभ कर दिया।